हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th यूनिट 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। यानी जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे तो कोई ना कोई हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, कोई ना कोई सेट ऑफ रूल को हम फॉलो करेंगे, तभी जाकर के हम अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। तो हमने सबसे शुरुआत में आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बताया, और उस प्रोसेस को पूरा हम अपने मन से नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलेगा या अकाउंटिंग जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सब को फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो कोई ना कोई सेट ऑफ रूल होना चाहिए, कोई ना कोई प्रिंसिपल होना चाहिए, जिसको फॉलो करते हुए हम आपके ट्रांजैक्शन को, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसे क्लासिफाई करेंगे, उसे समराइज करेंगे, एनालाइज, इंटरप्रेट करेंगे, एंड देन हम उसे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। तो जो काम भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करने में करेंगे वो किसी न किसी रूल से, सेट ऑफ रूल से बंधा होगा, किसी न किसी प्रिंसिपल पर, किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होगा। यहाँ पर कोई भी काम हम अपने मन से नहीं करेंगे, बल्कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो जो कहेगा उसी को आधार मानते हुए, उसी को हम बुनियाद मानते हुए सारे काम को करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो आपका नेचर होता है वो है आपका वो सेट ऑफ रूल है। सबसे पहले वो सेट ऑफ रूल है, उसको फॉलो करना है। वो मैन मेड है, यानी उसको एक्सपीरियंस से ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, मेहनत करके बनाया है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनता कैसे है, तो बहुत सारा मेथड होता है अकाउंटिंग को करने का, जिसमें सबसे जो बेस्ट मेथड है उसको पिक किया जाता है और वो प्रिंसिपल का यानी सिद्धांत का रूप लेता है, जिसको दुनिया भर के अकाउंटेंट फॉलो करते हैं। तो सेट ऑफ रूल होना चाहिए, वो सेट ऑफ रूल है आपका। दूसरा है वो मैन मेड होना चाहिए, साथ ही साथ वो फ्लैक्सिबल भी होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अकाउंटिंग क्वेश्चन को बदल भी सकते हैं, उसमें कुछ चेंजमेंट भी कर सकते हैं। वो रिजिड नहीं है, वो कठोर नहीं है, उसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको ढाला जा सकता है, उसको थोड़ा बहुत उसमें चेंजमेंट लाया जा सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह लाइब्रेरी में ये टेस्टेड नहीं है, बल्कि फ्लैक्सिबल है, रिजिड नहीं है। इसके बाद आपका ये हो गया, ये मैन मेड हो गया, ये फ्लैक्सिबल होना चाहिए, और इसको दुनिया भर के अकाउंटेंट जो है एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये मैंने आपको सारी बातें लास्ट वीडियो में बताई थी। अब हम कंटिन्यू करते हैं और अब हम जानेंगे कि वन बाय वन करके कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है। तो आज हम सिर्फ व्यू लेंगे, हम आपको सिर्फ आज बताएंगे कि कौन कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ना है। फिर अगले वीडियो में हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को आपको पढ़ाना सिखाएंगे कि क्या होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, पूरे डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी अकाउंटिंग करने का जो सिद्धांत है कैन बी क्लासिफाइड, इसको बांटा गया है मेनली इनटू टू कैटेगरीज। दो भागों में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यानी अकाउंटिंग करने का जो सिद्धांत है उसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट, या इसको बोलते हैं अकाउंटिंग अजम्पशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गया पहला भाग। दूसरा भाग जो हो गया वो हो गया अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो दो भागों में आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कैटेगराइज किया गया है। अब थोड़ा थोड़ा इसके मीनिंग को समझ लें कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि दो भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में क्यों बांटा गया है, इसीलिए हम इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अकाउंटिंग जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है। अकाउंटिंग कंसेप्ट का आपका लीगल एक्सेप्टेंस होता है, यानी कानून उसको एक्सेप्ट करता है। और आप चाहो तो जो आप अकाउंटिंग किए हो, अगर आपका अकाउंटिंग जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर या अकाउंटिंग कंसेप्ट पे बेस्ड है,
तो उसका लीगल एक्सेप्टेंस होता है, आप कोर्ट में भी उसको पेश कर सकते हो और कोर्ट द्वारा वो मान्य भी होगा। तो ये है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट। दूसरा है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो अकाउंटिंग कंसेप्ट की तरह लीगल एक्सेप्टेंस तो उसका नहीं है, लेकिन एक जनरल एग्रीमेंट है जिस पर दुनिया भर के अकाउंटेंट भी सहमत हैं। हालांकि दुनिया भर के अकाउंटेंट उस पर सहमत तो है, लेकिन इसके बारे में लोग अलग अलग तरीके से बातें कर सकते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है इसका लीगल एक्सेप्टेंस होता है। इसमें कोई भी आपका बहस या पर्सनल जजमेंट आप पास नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए या उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है इसको किसी भी कीमत पर मानना ही होगा। उसको फॉलो करते हुए ही आपको अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करना है, आपको अकाउंटिंग को करना है। बिना इसके माने कोई भी पर्सनल जजमेंट देंगे कि नहीं हम तो ऐसा कह रहे हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो कह रहा है उससे हम अलग विचार रखते हैं, तो ऐसा आप अकाउंटिंग कंसेप्ट के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए अकाउंटिंग कंसेप्ट का लीगल एक्सेप्टेंस होता है, दुनिया भर का अकाउंटेंट द्वारा उसको मान्य होता है। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन में आप जो है अपना ओपिनियन रख सकते हैं या ये देख सकते हैं कि कौन लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बात कहा जा रहा है, या कौन लोग क्या सारी बातें कहे हैं, वो सब कुछ आपको देख सकते हैं इसमें। लेकिन ये ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट ज़्यादा आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट है, और अकाउंटिंग कन्वेंशन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो लेस इम्पॉर्टेंट है। आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा आपका बुक में भी कहा गया है और इसको डिफाइन भी इसी तरीके से किया गया है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे भारतवर्ष में जो शादियां होती हैं, तो एक होता है आपका कि कोर्ट मैरिज शादी, और एक है कि पूरे रीति रिवाज से शादी करो। तो कहीं भी जब आप जाओगे तो आपका क्या होता है, पूछता है कि मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से लोग रह रहे हैं। जो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं वो भी साथ में रह रहे हैं कपल, और जो कोर्ट मैरिज नहीं कर रहे हैं बल्कि हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट मैरिज नहीं किया है, फिर भी वो समाज उसको मान रहा है और समाज में वो लोग रह रहे हैं साथ में। तो दोनों की मान्यताएं हैं यहाँ पर। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो क्या है, तो वहाँ पर आपका कोर्ट मैरिज में जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है वो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी कंट्री में आप दूसरे कंट्री में जाइएगा या कहीं भी आप साथ में रहिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देते हो तो वहीं पे बात प्रूफ हो जाता है कि आप दोनों की शादी हुई है। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हो तो फिर आप जनरल एग्रीमेंट है तो भी लोग साथ में रह रहे हैं, उसकी भी मान्यताएं हैं। तो एक है आपका फुल प्रूफ, एक है आपका प्रूफ है भी लेकिन एक एग्रीमेंट है। आप बात को समझिएगा कि एक है आपका दिखा दिए मैरिज सर्टिफिकेट, बात खत्म। दूसरा है कि आप कुछ सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे हो लेकिन फिर भी उसकी मान्यता है, उसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर अकाउंटिंग कंसेप्ट है। समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लिए थे कि इसका जो है वो लीगल एक्सेप्टेंस है और ये जो है एक जनरल एग्रीमेंट है। क्लियर है बात? तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आज जो है हम आपको अकाउंटिंग सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, अगली बार हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट और इसको पूरा एक्सप्लेन करके जितना भी आपका ये सारा हम लिखे हैं वो सारा आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट है, इन सब को हम पूरा करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में आपका आएंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन पर। चलिए तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अकाउंटिंग कंसेप्ट एक्चुअली में क्या है। कोई भी जब हम अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे, मैंने अभी बताया ये लीगल एक्सेप्टेंस है और इसमें कोई भी पर्सनल ओपिनियन आप नहीं दे सकते हैं। तो जैसे आपका कंसेप्ट कहता है उसी तरीके से कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आपको अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करना है। कोई इसमें इफ और बट नहीं होगा, ठीक है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि अगर ऐसा अगर वैसा, ये नहीं। तो अकाउंटिंग जो आपका कंसेप्ट है इसको फॉलो करना होगा, तभी इसका आपको लीगल एग्रीमेंट भी है, ये लीगल एक्सेप्टेंस भी है अकाउंटिंग कंसेप्ट का, तो कोर्ट के द्वारा भी मान्य है। और इसको बिना पढ़े आप अकाउंटिंग नहीं पूरा कर सकते हो, अकाउंटिंग प्रोसेस को नहीं फॉलो, अकाउंटिंग प्रोसेस को आप पूरा नहीं कर सकते हो। तो इसको फॉलो आपको करना ही होगा किसी भी कीमत पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कंसेप्ट को पढ़ते नहीं हैं और वो आगे की पढ़ाई शुरू कर देते हैं।
तो अगर आपका कंसेप्ट छूट जाएगा तो एक तरीके से आप हवा में तीर चलाओगे। आपको कहीं भी बातें, जब हम आपको बेसिक बातें समझाएंगे, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जब आपको हम बेसिक बातें बताएंगे, तो उस समय आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ रट्टाफिकेशन कर लोगे। इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। आज सिर्फ हम आपको व्यू देंगे। तो देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, मोस्ट ऑफ द accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing financial statement। अब इसके मीनिंग को हम समझते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग, यहाँ पर है कि जो भी आप अकाउंटिंग करिएगा उसको मीनिंग जो है उसका सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे हम आपसे अगर यहाँ पर बातें कर रहे हैं तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट जो आप सुन रहे होंगे घर पे मोबाइल फ़ोन में, उसके लिए सेम मीनिंग है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम किसी को और बता रहे हैं, किसी को कुछ और बता रहे हैं। यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट है अगर आप उसको फॉलो करिएगा तो क्या होगा, अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे दी सेम मीनिंग। जो भी अकाउंटिंग का लैंग्वेज है वो सेम मीनिंग का होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब आप किसी प्रिंसिपल को फॉलो करिएगा। दुनिया भर के अकाउंटेंट अगर किसी प्रिंसिपल को, किसी सिद्धांत को एक सामान्य रूप से फॉलो करेंगे, तभी आपका यहाँ पर जो है लैंग्वेज कन्वे सेम मीनिंग, यानी वो लैंग्वेज जो अकाउंटिंग का होगा वो सेम मीनिंग आपको देगा, बिल्कुल एक जैसी जानकारी सभी लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल, सभी लोगों को, एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स, ज़्यादा जितने भी दुनिया भर के अकाउंटेंट हैं, हैव एग्रीड, वो एग्री करते हैं, ऑन अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसको फॉलो करने के लिए सारे लोग उसको एग्री करते हैं, विच आर यूजली फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलेगा कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, बिजनेस का क्या लॉस है। तो इसे निकालने के लिए, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा जो दुनिया भर के अकाउंटेंट द्वारा मान्य है। सारे लोग उसको फॉलो करते होंगे। अगर सारे लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अकाउंटिंग का जो लैंग्वेज है वो डाइवर्स हो जाएगा, वो अलग अलग बोलेगा, अलग अलग लैंग्वेज में बात करेगा। तो उससे अगर सेम मीनिंग नहीं निकलता है तो फिर आप अपने बिजनेस को का रिजल्ट को दूसरे बिजनेस से कंपेयर नहीं कर सकते हो। फिर क्या होगा कि सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे अगर समझोगे कि आपका रिजल्ट जो है आउट होता है, क्लास 10th का आपने एग्ज़ाम दिया है, तो जितने भी बच्चे हैं सबका रिजल्ट जो है वो एक समान तरीके से दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी के रिजल्ट का फॉर्मेट कुछ और है, दूसरे का फॉर्मेट कुछ और है, तीसरे का कुछ और है। सेम मीनिंग निकलने के लिए आपका क्या है कि एक फॉर्मेट रखा जाता है आपके रिजल्ट का। उसी तरीके से जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो उसका भी आपको सेम मीनिंग निकलने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सभी को फॉलो करना होगा। आपका सेम तरीके से एग्जामिनेशन में रिजल्ट आउट होता है तो क्या करते हो कि हाँ मेरा इतना मार्क्स है, आप तुम्हारा कितना मार्क्स है, तो वो एक दूसरे से आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का फॉर्मेट अलग है तो फिर आप कंपेयर करने में भी प्रॉब्लम होगा, या हो सकता है आप कंपेयर ना भी कर पाए। इसीलिए आप अपने बिजनेस के रिजल्ट को दूसरे के बिजनेस के रिजल्ट से कंपेयर करना चाहें, या अपने ही बिजनेस के पिछले साल के प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है उसको करंट ईयर से कंपेयर करना चाहें, तो ये तभी होगा जब आप किसी न किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, सिद्धांत को, और दुनिया भर के अकाउंटेंट उस सिद्धांत को फॉलो करें, तभी ये काम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहता है इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल and to make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing financial statements. These concepts provide a foundation for accounting process. Accounting process मैंने आपको बताया है। क्या था अकाउंटिंग प्रोसेस? जो आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, फिर आपने आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपने किया, फिर इसको रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइज किया, एनालाइज, इंटरप्रेट किया और कम्युनिकेट कर दिया। तो ये आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है।
तो कहता है दीज कंसेप्ट प्रोवाइड अ फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इसका नींव कौन है, इसका आधार कौन है अकाउंटिंग प्रोसेस का? तो यही सारा जो आपका मैंने कंसेप्ट है वही सब कुछ आपका एक तरीके से आधार है अकाउंटिंग प्रोसेस का। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस को आप तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक इन सारे कंसेप्ट को आप फॉलो ना करें। इन सारे कंसेप्ट को फॉलो करते हुए ही आप अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि नींव है, आधार है, फाउंडेशन है अकाउंटिंग प्रोसेस का। उसके बिना आप नहीं कर सकते, अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते। जिस तरीके से कोई इमारत बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव की ज़रूरत होती है, बेस का ज़रूरत होता है। अगर वो बेस ही आपका कमज़ोर है या बेस आप नहीं रखोगे तो आप इमारत नहीं बना सकते हो। उसी तरीके से आप अकाउंटिंग प्रोसेस को तभी पूरा कर सकते हो जब आप अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करोगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। क्लियर है बातें यहाँ पर? आगे कहता है नो एंटरप्राइज can prepare its financial statements without considering these basic concept और assumption। यानी कोई भी इंटरप्राइज जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तब तक प्रिपेयर नहीं कर सकता है जब तक कि आप इन सारे कंसेप्ट को फॉलो ना करें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए सारे जितने भी इंटरप्राइज हैं, जितने भी बिजनेस हैं, उन सबको इस अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा, कंसीडर करना ही पड़ेगा, उसको लेकर के चलना ही होगा। बिना लिए, बिना चले आप अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते। दिस कंसेप्ट गाइड, ये क्या गाइड करता है? हाउ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। ये क्या गाइड करता है? हाउ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। यानी ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है और इसको रिपोर्ट करना है, ये कंसेप्ट आपको गाइड करेगा, है ना। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो सर क्या पढ़े, किस तरीके से सिलेबस को कवर करें, नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन होगा एग्जामिनेशन में, तो ये सब कुछ जैसे एक टीचर आपको गाइड करते हैं, उसी तरीके से अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है दुनिया भर के अकाउंटेंट को गाइड करेगा कि किस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करिए और किस तरीके से इसको रिपोर्ट करिए। बिना अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए कोई भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग नहीं कर सकता है, अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकता है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो एक्चुअली में सारे अकाउंटेंट को गाइड करता है। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को गाइड करता है कि किस तरीके से वो पढ़ाई करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है, एग्जामिनेशन में कैसा प्रेजेंटेशन होगा, उसी तरीके से कंसेप्ट जो है यहाँ पर वो अकाउंटेंट को गाइड करेगा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे और उसको रिपोर्ट करे। इसके बाद कहता है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट हैव लीगल एक्सेप्टेंस। और अकाउंटिंग कंसेप्ट का क्या होता है? लीगल एक्सेप्टेंस होता है। मतलब कोर्ट के द्वारा उसको मान्य है। अगर कोई कोर्ट में चैलेंज करता है या कोई आप पे केस फाइल करता है, तो आप कोई भी फ्रॉड करने का केस या कुछ भी, तो आप अकाउंटिंग जो किए हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, तो उसे आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो और वो कोर्ट के द्वारा मान्य होगा। ऐसा नहीं कोर्ट कहेगा कि नहीं, इस जो आपका अकाउंटिंग है वो गलत है। अगर आप पूरे कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग किया है, आपने अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है, तो कोर्ट भी उसको मान्यता देगा। उसको ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं, इन सारी चीज़ों को हम नहीं मानेंगे। सब चीज़ को कोर्ट एक्सेप्ट करेगा क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट का लीगल एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैंने ये सारी बातें कर ली। अब हम जानते हैं कि आपका अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है वो क्या है। अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है इसके बारे में हम आपको वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके बताते हैं। देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है आपका, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, जानेंगे। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है। कहता है कि आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो 3 है आपका, जिसको कहा गया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट और अंजम्पशन। तो 3 को फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट कहा गया है। ये है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और है आपका एक्रूअल कंसेप्ट। तो इसको कहा गया है आपका 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट है ये तीनों को। लेकिन सारे आपका अकाउंटिंग जितने भी कंसेप्ट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो
आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ना है और इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेन भी आपको करेंगे। आज हम आपको सिर्फ वर्बली थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देते हैं। देखिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सबसे पहला आपका कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपका कहता है कि आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये मानते हुए आपको बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है कि बिजनेस हमारा सालों साल लगातार चलता रहेगा और कभी भी हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि कभी बिजनेस को बंद करने की नौबत भी आ रही है, आज से 6 महीने बाद या साल भर के बाद आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन ये मानते हुए आपको अकाउंटिंग करना है कि हमारा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, वो लगातार चलता रहेगा और जब तक बिजनेस बंद ना हो जाए तब तक आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले 5 महीनों में अगर आपको पता है कि मेरा बिजनेस बंद होने वाला है तो आप अकाउंटिंग करना छोड़ दो। आप वो 5 महीने में भी अकाउंटिंग करोगे बिजनेस का, ताकि आपको पता चले कि बिजनेस प्रॉफिट में बंद हुआ या लॉस में बंद हुआ। तो ये है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पहला। दूसरा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अगर आपने एक मेथड को पिक कर लिया है तो आप उसके साथ लगातार बने रहो, लगातार उस मेथड के साथ आप चलते रहो। जैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड है, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड है, बहुत सारा मेथड है। तो आप किसी एक मेथड को पिक करो और लगातार उसके साथ बने रहो, ये कहता है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मेरे अकॉर्डिंग है, या जो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग सबसे मेन कंसेप्ट जो है आपका, वो है एक्रूवल कंसेप्ट। इसके बिना तो आप अकाउंटिंग वैसे भी नहीं कर पाओगे। इस कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होगा वो कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि जो हमने कैश में परचेस किया या कैश में सेल किया उसी ट्रांजैक्शन को सिर्फ हम रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि एक्रूवल कहता है कि कैश अगर होगा, ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है तो भी रिकॉर्ड करिए, अगर क्रेडिट में भी यानी उधार पे यानी आउटस्टैंडिंग भी अगर कोई है आपका तो भी आप उसको रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग में, ताकि आप बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकें। तो जितना भी आपका हम पढ़ाई करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, वो एक्रूवल सिस्टम से ही करेंगे, यानी हम कैश के ट्रांजैक्शन को और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को दोनों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सारे के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग होता है, और जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। हम आपको ये बात शायद पहले भी बताए होंगे कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हम कोई भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में तभी रिकॉर्ड करते हैं जब उसका वैल्यू मनी में हो। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन का वैल्यू मनी में नहीं है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके कुछ सवाल में दिया है कि बिल्डिंग, तो क्या हम बिल्डिंग को रिकॉर्ड करेंगे? तो आप बोलोगे कि हाँ बिल्डिंग को तो रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बिल्डिंग एसेट होता है। लेकिन बिल्डिंग का अगर कोई मनी में वैल्यू नहीं दिया गया है तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि बिजनेस में मेरे ढेर सारे फर्नीचर है, तो क्या हम फर्नीचर को बैलेंस शीट के एसेट साइड में या अपना एसेट मान के रिकॉर्ड करेंगे? एसेट है फर्नीचर आपका, तो क्या हम उसे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब तक उसका वैल्यू मनी में नहीं है कि 10 लाख का बिल्डिंग, 50,000 का फर्नीचर, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो डेटर है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है या कोई भी ट्रांजैक्शन है, जब तक उसका वैल्यू मनी में नहीं होगा तब तक हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यही कहता है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्योंकि देखिए, जो भी हम कर रहे हैं अकाउंटिंग, वो क्यों कर रहे हैं? हमको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, हमको हर चीज़ का हिसाब किताब पैसे में रखना है। और अगर पैसे में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है फिर भी हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंटिंग जो है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पैसे में होगा, चाहे वो उधार पे हो, लेकिन पैसे में होना चाहिए। आपने उधार में ही फर्नीचर खरीदा है, लेकिन कितने में खरीदा है ये होना चाहिए, है ना। कैश में परचेस किया है तो भी ठीक, उधार में भी परचेस किया है, लेकिन कितने का परचेस किया है? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ये सब कुछ पता होना होगा, तभी आप उसको रिकॉर्ड करिएगा। अदरवाइज अगर मनी में उसका वैल्यू नहीं दिया है तो अकाउंटिंग उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा, बात खत्म। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? जैसे कोई भी बिजनेसमैन
की बात करें तो साल में उसको एक बार रिजल्ट पता होना चाहिए कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, या बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। जैसे बच्चे, अगर हम आप लोगों की बात करें तो आप लोग साल भर किताबें पढ़ते हो। जैसे अभी आप लोग पढ़ोगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप जो है एटीपी पेपर, अगर इसमें से कोई भी आप पढ़ोगे तो साल भर आप पढ़ाई करोगे। और साल भर पढ़ाई करने के बाद क्या क्या आपको साल के अंत में अपने रिजल्ट जानने का कोई इच्छा नहीं है कि हमने जो है कितनी पढ़ाई की, कितने अच्छे से पढ़ाई की? तो साल के अंत में आपका एक बार एग्जामिनेशन होगा और उसमें तय होगा कि साल भर आपने क्या किया। अच्छे से पढ़ाई किया, अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो इसका मतलब अच्छे से पढ़ाई किया आपने साल भर। खराब मार्क्स आएगा तो आपका पता चलेगा कि साल भर आपने मेहनत नहीं किया, इसलिए आपका मार्क्स खराब आया। उसी तरीके से बिजनेसमैन को भी पता होना ज़रूरी है कि हमने जो बिज़नेस किया है साल भर, उससे हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हमारा हमने पास किया या पास नहीं किया, उसी तरीके से एक बिजनेसमैन को भी पता होना चाहिए कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट हुआ या हमारे बिज़नेस को लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण था कि हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और हम आगे आगे कैसे मेहनत करें कि हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाए। और अगर लॉस हुआ है तो लॉस की क्या वजह है, ये भी आपको अकाउंटिंग बताएगा, और उसे किस तरीके से सुधारेंगे ये पता चलेगा। तो कब होगा? जब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, यानी साल में कम से कम आप एक बार अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि साल में कम से कम एक बार आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को पता करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो। उसके बाद कहता है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है आपका। कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है, जो कि लिमिटेशन भी है अकाउंटिंग का, ये कहता है कि आपने जितने में एसेट परचेस किया है आप उसी वैल्यू पर अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करो। जैसे हमने कोई बिल्डिंग परचेस किया, अगर वो बिल्डिंग 10 लाख रुपए का है तो हम उसको 10 लाख पर ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लो बिल्डिंग का कीमत 12 लाख है, मार्केट में आपने खरीदा, कल को उसका कीमत 12 लाख हो जाता है, तो आप उसको वैल्यू को चेंज करके 12 लाख नहीं कर दोगे, बल्कि आप उसको 10 लाख पर ही रिकॉर्ड करोगे। आप कोई फर्नीचर खरीदते हैं तो उसके मार्केट वैल्यू को नहीं देखोगे, बल्कि जितने में आपने प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग जो परचेस किया है, वो आपके जिस कॉस्ट पर आपने परचेस किया है उसी पर आप अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करोगे। मार्केट में उसका वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, आपको उस पर रिकॉर्ड नहीं करना है। तो जिस वैल्यू पर मान लो आपने बिल्डिंग 10 लाख में परचेस किया तो आप उसको 10 लाख में रिकॉर्ड करोगे, और डेप्रिसिएशन जो माइनस करोगे उसमें, यानी जो उसका ह्रास होगा, वो भी आप जो है उसके कॉस्ट वैल्यू पे, यानी जितने पे आपने रिकॉर्ड किया है उतने पे ही आप डेप्रिसिएशन माइनस उस पर करोगे, डेप्रिसिएशन को उस पर लेस करोगे। मार्केट वैल्यू से आपको कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक है आपका डेबिट, दूसरा होता है आपका क्रेडिट। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसको हम, उसका दो एस्पेक्ट होता है, और इस दोनों एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डिटेल में इसको पढ़ाएंगे हम। इसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है आपका कि रेवेन्यू आपका कब रिकॉग्नाइज किया गया, जब कब रिकॉग्नाइज कब किया गया, तो जब आप गुड्स का जो ऑनरशिप है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी, आप अगर आपका सामान का डिलीवरी हो गया, गुड्स का डिलीवरी हो गया, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। जैसे मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, आपने हमको ऑर्डर दिया कि हमको 10,000 का इतना इतना गुड्स चाहिए, तो क्या मेरे लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया? नहीं। क्या मेरे लिए हम आपको 10,000 का इनकम मान लें? नहीं। जब हम 10,000 के गुड्स को आपको डिलीवर्ड कर देंगे, उस डेट को मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसको भी डिटेल में देखेंगे हम। इसके बाद है आपका लास्ट मैचिंग कंसेप्ट, जो हम लोग को पढ़ना है। एक्रूअल सिस्टम बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पे। ये सारी बातें हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों को मैच करना चाहिए। यानी अगर आप बात करें 2016 की या 17 की, 2017 की बात करते हैं, तो 2017 में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना इनकम हुआ, और 2017 में ही कितना एक्सपेंस हुआ, इन दोनों को आपको मैच करना चाहिए, तभी आप बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को जान पाएंगे।
2017 में 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ था और आपने एक्सपेंस जो किया था वो 60,000 रुपये का एक्सपेंस किया था, तो प्रॉफिट 40,000 रुपये हुआ। लेकिन 2017 में 1 लाख का आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ था और 2018 में आपका एक्सपेंस 40,000 का हुआ था, तो इन दोनों साल को आप मैच नहीं कर सकते। 2017 को के इनकम को 2017 के एक्सपेंस से ही कंपेयर कर सकते हैं, 2018 के इनकम को 2018 के एक्सपेंस से ही कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी साल के इनकम को किसी भी साल के एक्सपेंस से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों को मैच करना चाहिए, वो दोनों सेम पीरियड का होना चाहिए, यही आपका मैचिंग कंसेप्ट कहता है। तो फिलहाल मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में बताया और थोड़ा थोड़ा मैंने अभी आपको ब्रीफ किया है सारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट को। तो सारे कंसेप्ट को 1 बाय 1 करके हम कल से स्टार्ट करेंगे आपके वीडियो में। और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है, सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।